Good morning, students. In the last lecture, we are talking about the basic structure of cell, what kind of cell, what is cell, about cell theory, prokaryotic cell, eukaryotic cells, and what are the constants of cell. In the last lecture, we have been talking about of that. Now we have been talking about in this lectures, in the second lecture of cell theory, we have been talking about what is the shape and size of cell. What kind of cells exist. हमारे ये भी देखेंगे इसके साथ साथ कि सेल्स की जो बात करें हम, जो शेप है सेल का, वो साइज है कि सभी सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं. सेल्स की बात करें तो सेल्स कैसी हो सकती हैं. सेल्स बिल्कुल छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है. उसकी अगर अपन देखें ओवल शेप भी हो सकती है, वो अगर अपन देखें तो वो अगर अपन देखें कॉलुमिनर शेप भी हो सकती है. तो कुछ बेसिक सेल्स की अगर अपन बात करेंगे यहाँ के अंदर टॉपिक के अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो सेल हैं वो उनमें से कुछ सेल्स के जो स्ट्रक्चर एंड शेप हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ पर हम आज इस सेकेंड लेक्चर के अंदर ये देखेंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. नाउ हम आज ये भी पढ़ेंगे कि सेल की जो स्ट्रक्चर है, जो सेल की हम ओवरव्यू जो हमने थोड़ा बहुत देखा था कल, वो आज हम सेकंड लेक्चर के अंदर जो पढ़ेंगे वो आज पढ़ेंगे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल. सो लेट्स स्टार्ट. शेप एंड साइज ऑफ द सेल. शेप, व्हाट इज शेप. शेप की हम बात करें तो शेप क्या होती है कि किसी भी चीज को पर्टिकुलर अपने को शेप देने के लिए उसकी हम ये देखते हैं कि वो किस शेप की है. जैसे कि कोई चीज राउंड शेप है, हम देख के बताते हैं ये तो गोल है, ये इलोंगेटेड है, लॉन्ग है, तो ये सारी चीजें उस शेप को जाती है. तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली सेल्स भी क्या होती हैं, शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट हैं और अलग अलग प्रकार की शेप्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पर शेप की बात करें अपन तो डेफिनेशन इज द शेप ऑफ द सेल इज डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क. अब शेप की जो हम बात करें तो उनकी जो वर्क है, उनके जो फंक्शंस है, उसके अकॉर्डिंग जो उनकी शेप है वो क्या है, अलग अलग हो सकती है. जैसे एग्जांपल के देखें अपन तो ये देखिए यहाँ पर अपन ने एग्जांपल ले रखा है, वो क्या है कि जो आपके आरबीसी की बात करें अपन तो आरबीसी कैसी होगी. आरबीसी कैसे हो सकती है, बाइकॉन्केव शेप की हो सकती है, जैसे होगी बाइकॉन्केव शेप की होगी. इसी प्रकार से अगर अपन जब इसकी बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी कैसी होगी. डब्ल्यूबीसी की अगर अपन बात करें तो डब्ल्यूबीसी होगी आपके अमीबॉइड. अमीबॉइड का मतलब होता है कि इसकी जो शेप है वो कैसी है, इररेगुलर है. कैसी है, इररेगुलर शेप की है. कौन, डब्ल्यूबीसी. इसी प्रकार से कॉलमनर. कॉलमनर की अगर अपन बात करें तो कॉलम्स, जैसे कॉलम्स आते हैं अपन कॉलम बनाते हैं, उसी प्रकार से जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है उनकी जो स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, वो कॉलम शेप हो सकती है. मतलब जब अपन इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो अपने को कुछ इस प्रकार से वो कॉलम दिखाई देंगे. तो ये आपकी हो गई कॉलमनर सेल्स. नेक्स्ट जो अपने पास में है वो है नर्व सेल. नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल किसके अंदर आती है, नर्व सेल आती है ब्रांच के अंदर. कौन सी सेल, जैसे ब्रांच. अब ब्रांच का मतलब ये हो गया कि अपने पास में एक सेल है, उसके अंदर से काफी सारे क्या हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं. जैसे न्यूरॉन के बारे में अपन ने कभी पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि जो न्यूरॉन होते हैं वो यूनिपोलर, बाइपोलर और इसी प्रकार से होते हैं. जैसे देखिए यहाँ पर अगर अपन देखें नर्व सेल की बात कर रहे हैं अपन तो नर्व सेल कैसी है, ब्रांच है. ब्रांच का मतलब हो गया कि आपकी जो ये नर्व सेल है इससे इस प्रकार से काफी सारी ब्रांचेस क्या होती हैं, निकली रहती हैं. जैसे ये ब्रांचेस हैं यहाँ पर, ये सारी ब्रांचेस क्या होती हैं, इससे निकली रहती हैं. जैसे स्ट्रक्चर के अंदर अगर अपन देखें नर्व सेल की तो ये नर्व सेल की स्ट्रक्चर है और नर्व सेल के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस भी निकली हुई होती हैं. उसी प्रकार से ट्रैकिड की अगर अपन बात करें तो ट्रैकिड कैसी हो गई, लंबी. ट्रैकिड जैसे प्लांट्स के अंदर ट्रैकिया पाए जाते हैं तो ट्रैकिड जो होंगी वो लंबी सेल्स होती है. इसको अपन इलोंगेटेड बोलते हैं ना, लंबी, बड़ी. तो ये इलोंगेटेड सेल्स होती है. ट्रैकिड जो होती है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं. उसी प्रकार जो अपन मीजोफिल की बात करें तो मीजोफिल भी प्लांट के अंदर पाई जाती है और प्लांट के अंदर जो ये पाई जाती है ये सेल किस शेप की होती हैं. इनकी जो अगर इसकी बात करें स्ट्रक्चर या शेप की बात करें तो ये अपने को बिल्कुल गोल दिखाई देती है. तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि जो भी शेप्स हैं हमारे पास में वो सभी शेप कैसी हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं. अब जो हमारे पास में शेप है आरबीसी की अपन ने बात की कि ये बाइकॉन्केव हो सकती है, ये
इसकी बात करें तो ये इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर होती है क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस काम करती है, कॉलमनर का कॉलम के शेप के अंदर होगी। इसी प्रकार से नर्व सेल के पास ध्यान रखना है कि अपने कोई ब्रांच शेप के अंदर देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार ट्रैकेट क्या होते हैं, थोड़े इलोंगेटेड लंबे होते हैं, और मेसोफिल सेल्स कैसी होती हैं, गोल होती हैं। ये तो बात हो गई इसकी शेप की बात में। अब हम बात करेंगे साइज के बारे में। सो हैव अ लुक। So now we have size of the cell. Size of the cell, we have mycoplasma. Mycoplasma is the smallest cell whose size is 0.3 μm. What? 0.3 μm. It's the smallest cell till now. Now it is also mycoplasma, PPLO, pleuropneumono-like organism. इसके साइज की बात करें तो इसका साइज इससे भी छोटा होगा, छोटा हो सकता है 0.1 μm। ये भी एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा ही है, बट इसका जो साइज है वो हम क्या देख रहे हैं, माइकोप्लाज्मा के अंदर भी हम ये देखते हैं कि पीपीएलओ जो है, पीपीएलओ का साइज क्या होगा, इससे भी कम हो सकता है। तो इट मींस कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली कि स्मॉलेस्ट सेल की अगर अपन बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल अपने पास में क्या है, माइकोप्लाज्मा है, क्योंकि ये भी किसका पार्ट है, माइकोप्लाज्मा का ही पार्ट है, मतलब ये भी माइकोप्लाज्मा के अंदर ही क्या है, कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें तो बैक्टीरिया की जो अगर अपन साइज के बारे में अपन बात करें तो वो 3 से 5 मिलीमीटर के इक्वल होता है। बैक्टीरियल सेल्स की जो स्ट्रक्चर अपन देखते हैं उसकी जो साइज अपने को कितनी मिलेगी, 3 to 5 मिलीमीटर के पास में मिलेगी। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल। सबसे बड़ी सेल की बात करें कि जब भी आप एग देखते हो या किसी भी सेल को देखते हो तो उसकी साइज को हम आपको देखना, कुछ सेल्स तो इतनी छोटी होती हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, बिना माइक्रोस्कोप के हम उसको देख भी नहीं सकते हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं कि जिनको अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं। उसमें भी हम ये देखें कि सबसे बड़ी जो सेल आपके पास में है वो कौन सी है, सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी जो उसका साइज है, आप उसको देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये काफी बड़ा हो गया है। तो इसी प्रकार से जो अपने पास में उसका जो एग्जांपल है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग है इट इज नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली दैट ये स्केल यू हैव, जो स्केल आपके पास में होता है वो लगभग 15 सेंटीमीटर का आता है। तो इसके अगर अपन देखें तो वो लगभग 15 सेंटीमीटर का इसका जो एग होता है वो पाया जाता है। उसी के हिसाब से नेक्स्ट अपने पास में है ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो इसका जो साइज होता है ह्यूमन आरबीसी का वो होता है 7 मिलीमीटर डायमीटर के अंदर। इसका जो डायमीटर देख रहे हैं अपन वो कितना होगा, 7 मिलीमीटर के आस एग्जैक्ट बोल रहे हैं अपन, वैल्यू जो लेकर के चल रहे हैं वो मान के चल रहे हैं कि 7 मिलीमीटर के आसपास का डायमीटर हो सकता है। और हम सभी को पता है कि इसकी एग्जैक्ट अगर अपन एक्यूरेट वैल्यू निकालें तो थोड़ा बहुत अंतर अपने पास में दे पाया जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास में है, नेक्स्ट है नर्व सेल। नर्व सेल क्या है, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल इसलिए है क्योंकि 1 मिलीमीटर के इक्वल क्या होता है, इसका साइज होता है। तो ये हो गई बात अपने पास में साइज ऑफ द सेल। देखिए यहाँ पे हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अपने बताया था कि आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, है ना। तो जो हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ सेल है उसमें से आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। अब सबसे पहले बात आती है कि हम किसी भी सेल को देख करके पता कैसे लगा ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो आपको जो डिफरेंशिएट करने की दिखाई देती है वो है सेल वॉल। यहाँ पे अगर हमने सेल वॉल बनाई है इट मींस कि ये कौन सी सेल है, प्लांट सेल है। तो हैव अ लुक एट दैट। So this is the structure of plant cell in which we have cell wall, plasma membrane, Golgi apparatus, nucleolus, lysosome, endoplasmic reticulum, and all these things we have in it. So let's start with the covering area. Firstly, in the outside we have cell wall. Cell wall. अब cell wall की बात करें तो प्लांट के सबसे बाहर की ओर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल ये अपन ने यहाँ पे बना रखी है, ये आपको सेल वॉल नजर आ रही है। और इस सेल वॉल की अगर अपन बात करें तो सेल वॉल के अंदर होता क्या है, सेल वॉल क्या काम करेगी,
कोई भी चीज अगर अपन देख रहे हैं तो वो बाहर से अगर कोई काम कर रही है तो वो प्रोटेक्शन दे रही है। मैं सीधा सीधा अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने पास में कोई भी चीज है ये बाहर अगर प्रोटेक्शन दे रही है तो ये अपने को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रोटेक्शन देगी। उसके बाद में सेकंड चीज, जब इसके अंदर से अपन यूं चलेंगे तो अपने को नजर आता है मिडल लैमेला। क्या नजर आता है अभी? मिडल लैमेला। तो ये जो अपने पास में है, ये आपके पास में ये क्या चीज है अपने पास में, ये है आपका मिडल लैमेला। अब मिडल लैमेला की अगर अपन बात करें, मिडल लैमेला करता क्या है कि मिडल लैमेला दो जो सेल्स होती है, जैसे मान लो तो ये सेल हो गई, एक कोई दूसरी अदर सेल है, इन दोनों सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है ना। जैसे मान लीजिए कि एक सेल अपन यहाँ पे रफली एक ओवरव्यू ले लें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपने पास में एक सेल है और यहाँ पर एक दूसरी सेल है, इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरी, यहाँ पर एक फोर्थ सेल है और ये एक फिफ्थ सेल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपने पास में सेल्स हैं, तो इन जो सेल्स को आपस में जो चीज जोड़ेगी यहाँ पर इस तरह से, तो वो कौन जोड़ के रखेगा इनको? यही जोड़ के रखेगा मिडल लैमेला। कौन जोड़ के रखेगा? मिडल लैमेला। अब देखिए मिडल लैमेला यहाँ से जोड़ रहा है, तो अब मैं सीधी सीधी बात करूँ यहाँ से कि अगर मेरे को कोई प्लांट सेल को यहाँ से रिमूव करना है, जैसे मान लीजिए अपन ने ये वाली जो प्लांट सेल है, तो इस प्लांट सेल को अपने को रिमूव करना है यहाँ से। जब इस प्लांट सेल को यहाँ से हम रिमूव करेंगे तो अपने को क्या करना होगा? हमारे को यहाँ पर इस मिडल लैमेला को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तभी तो, क्योंकि मैं देख लीजिए इस मिडल लैमेला हटा दूं, यहाँ सभी से इस मिडल लैमेला को अपन क्या करते हैं? हटा दें। तो सभी प्लांट सेल से इस सेल को निकाल सकता हूँ ना। तो जब मैं इस सेल को यहाँ से निकाल सकता हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में ये जो चीज है इसको तोड़ने के लिए देखिए कोई ना कोई चीज केमिकल की आवश्यकता होगी, और वो केमिकल कौन होंगे? वो हमेशा एंजाइम्स होंगे। क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो वही है केमिकल। तो एंजाइम क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम में आएगा वो कौन सा काम में आएगा? पेप्टिडेज एंजाइम की सहायता से हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जब इसके अंदर से चल रहे हैं तो मैंने यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिए कि यहाँ पर अपन ने छोटे छोटे पोर्स छोड़े हुए हैं। ये पोर that one, again that one. So there are many pores we have seen in this diagram. So these pores is known as plasmodesmata. What? Plasmodesmata. तो plasmodesmata है क्या? Plasmodesmata पोर्स हैं। क्या है? पोर्स हैं जो कि क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म से, देखिए प्लाज्मोडेस्माटा क्या करेंगे? इसके साइटोप्लाज्म में से क्या होगा? ये पोर्स क्या करेंगे? कोई भी चीज है उसको दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, सेल वॉल तक पहुंचाने के लिए या अगली सेल तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? ये पोर्स। देखिए कोई भी चीज अगर हम एक से दूसरे पे पहुंचाते हैं, अपने को पता है कि पूरी की पूरी सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर अपन इस सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से अगर अपन दोनों के बीच में अपन क्या बनाएं? दोनों के बीच में अगर लिंक क्रिएट करना चाहें या किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करना चाहें तो वो किसकी सहायता से हो सकता है? प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से हो सकता है। तो ये जो पोर्स हैं वो क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन काम करेंगे। ठीक है, तो अपने पास में सेल वॉल, मिडल लैमेला, प्लाज्मोडेस्माटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है क्या? कि हम जब भी सेल को देखते हैं, प्लांट सेल को देखते हैं, तो अपने को उसका न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल मतलब साइड में नजर आता है। क्या होता है? पेरिफेरल नजर आता है। पेरिफेरल मतलब साइड में नजर आता है। उसका मेन रीजन क्या है वो समझिए। ये जो साइड में न्यूक्लियस है उसका जो मेन रीजन है वो ये होती है वैक्यूल। ये देखिए कि प्लांट के अंदर यहाँ पर अपन ने लिख रखा है वैक्यूल पाई जाती है, कि प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होती है वो बड़ी होती है। एनिमल सेल के अंदर इट इज आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट, बिकॉज क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है कि ये वैक्यूल क्या करती है? बैलेंसिंग का काम करती है। क्या करती है? बैलेंसिंग का काम करती है। अब ऑब्वियसली प्लांट में जो वैक्यूल की अगर अपन बैलेंसिंग देखेंगे तो बैलेंसिंग किस चीज की हो सकती है? वाटर की। तो हम ये जनरली मान सकते हैं कि वैक्यूल क्या करेगी? बैलेंसिंग का, और अधिकतर ये वाटर बैलेंसिंग का काम है करती है, और ये लार्जेस्ट होती है इसके अंदर। इसी के कारण जो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? पेरिफेरल होता है। यहाँ पे अगर अपन देखें इसके साथ साथ क्या हो सकता है सेल के अंदर? सेल के अंदर हमने देखा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो भी चीजें होती हैं न्यूक्लियस के अंदर वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के क्या हो गया? काम में आएगा। क्या? न्यूक्लियस क्या काम आएगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। उसी के साथ हम देखेंगे तो अपने पास में क्या पाया जा सकता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाई जाती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाई जाती है? न्यूक्लियोलस
पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए कि इसी के अंदर यहाँ पे देखिए तो ये न्यूक्लियोलस किसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, राइबोसोम के फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और अपन ने यहाँ पे लिख रखी है, वो क्या लिख रखा है, वो लिख रखा है यहाँ पे आपने ये क्या है आपका, ये जो चीज है ये है न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप देखिए अपन शादी वगैरह के अंदर जाते हैं, वेडिंग सीजन के अंदर जब भी हम कोई चीज डाल के उसको देते हैं तो जो पैसे हम डाल के देते हैं वो एक लिफाफे के अंदर डाल के देते हैं ना, देते हैं ना, दैट इज एनवलप। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास में न्यूक्लियस है वो क्या है, एक एनवलप के अंदर बनता है, दैट इज न्यूक्लियर एनवलप। ये जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियर एनवलप। तो हम ये देख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवलप के अंदर क्या है, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है आपकी। ठीक है, अब देखिए कि अपने पास में न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर एनवलप हो गया। नेक्स्ट जो चीज आती है वो देखिए यहाँ पर एक चीज जुड़ी हुई है, ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने एक ऐसे बना रखा है इसको ट्यूब्यूल फॉर्म के अंदर। तो ये दैट इज ट्यूब्यूल फॉर्म इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज दिस ट्यूब्यूल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या करती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करती है, अब देखो कि यहाँ पर एक चीज देखिए, हमने पोर्स की बात करी थी ना, तो यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है ना, और यही क्या है इस न्यूक्लियस के साथ में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुई है, जुड़ी हुई है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ में जुड़ी हुई है, इट मींस ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पोर्स के साथ में कुछ ना कुछ रखती है, संबंध रखती है, कोई ना कोई इसके साथ में इसका क्या है, लिंक है। तो ये क्या करती है, सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो पूरी की पूरी सेल को क्या करती है, उसका पूरी जो सेल है उसको क्या करती है, उसका एंडोस्केलेटन मतलब उसका बेस बनाती है। क्या बनाती है, उसका बेस बनाती है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा इसके ऊपर देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये प्रेजेंट है ना, इस ये जो चीज प्रेजेंट है इसको अपन बोलते हैं राइबोसोम। क्या है ये, राइबोसोम। ये जो राइबोसोम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी है भैया आपकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसी है, रफ एंडो, क्योंकि देखो इसको जब अपन टच करके देखेंगे तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर जब अपन टच करेंगे तो ये अपने को थोड़ा थोड़ा सा कैसा नजर आने वाला है, रफ नजर आने वाला है। तो ये आपकी कैसी हो गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। अब दूसरी जो अपन ने यहाँ पर एक छोटी छोटी ट्यूब्यूल फॉर्म बना रखी है, ये बना रखी है विदाउट राइबोसोम, that is smooth endoplasmic reticulum, because there is roughness in the endoplasmic reticulum is due to the presence of ribosome. In smooth endoplasmic reticulum there is absence of ribosome, so that's why we call this endoplasmic reticulum is smooth endoplasmic reticulum. So this is smooth endoplasmic reticulum. This is clear. So the main work of the endoplasmic reticulum is the formation of endoskeletal, and second thing is transportation between the nucleus and the cytoplasm. What, see, transportation between the nucleus or nucleoplasm and साइटोप्लाज्म, बिकॉज देखिए ये लिंक बना रही है ना, इन दोनों को जोड़ रही है। जैसे यहाँ पर ये देखिए आपको पता है कि राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, तो इसके अंदर बना हुआ प्रोटीन क्या होगा, पोर्स की सहायता से इसके अंदर चला जाएगा। और इसी प्रकार से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीजें हैं वो इन पोर्स की सहायता से क्या हो जाएगी, आ जाएगी। क्या होगी, आ जाएगी। क्या होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं आ जाएगी। So this is all about endoplasmic reticulum. Now, next is we have Golgi apparatus. अब देखिए यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये नेक्स्ट जो अपने पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में जो है वो अपने पास में क्या है, गोल्जी apparatus है। ये गोल्जी apparatus क्या करेंगे, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट उसके नीचे हम जो आएंगे तो वो देखिए, ये देखिए यहाँ पर अपने को एक चीज दिखाई दे रही है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यू नो वेरी वेल दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट ये क्या करता है कि स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, ये एटीपी को क्या करता है, स्टोर करता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। सो नेक्स्ट after the mitochondria we have next thing is ribosome. In ribosome we have
देयर इज सो मेनी राइबोसोम्स हियर। तो राइबोसोम की बात करें अपन तो राइबोसोम्स इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब राइबोसोम की हम देखें तो राइबोसोम क्या कर रहा है, राइबोसोम की हम देख रहे हैं बात, तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर या प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट वी हैव so here is peroxisomes. Peroxisomes it is an important part of plant cell। तो peroxisome की बात करें और साथ में क्लोरोप्लास्ट, इसकी अगर अपन बात करें तो ये दो प्लांट सेल के दो इंपॉर्टेंट फीचर से होते हैं। तो peroxisome की बात कर रहे हैं अपन, तो peroxisome क्या करते हैं, फैटी एसिड का ब्रेक डाउन करते हैं। peroxisomes किसमें हेल्प करते हैं, फैटी एसिड जो प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर उसका ब्रेक डाउन करते हैं। और ये फैटी एसिड जो ब्रेक डाउन होते हैं ये मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट जो एक और चीज है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट की अगर अपन बात करें तो ये जो क्लोरोप्लास्ट आपके पास में है, ये क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर का फॉर्मेशन करता है, किसके अंदर हेल्प करता है, ये क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है आपका फोटोसिंथेसिस में। एज वी वेरी वेल नो दैट कि क्लोरोप्लास्ट इज हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, the process of photosynthesis takes place। Next we have microtubules। माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये एनिमल सेल के अंदर मेनली जो काम करती है वो स्पिंडल फाइबर का करती है, लेकिन यहाँ पे जो इसका काम हो जाता है वो क्या हो जाता है कि गोल्ची बॉडी, और गोल्ची बॉडी ये है अपने पास में गोल्जी अपैरेटस, या गोल्ची बॉडी, गोल्जी अपैरेटस और सेल वॉल के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको देखने का काम कौन करती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर कर लेती है। तो यहाँ पर अपन ने बात कर ली न्यूक्लियस की। नेक्स्ट अपने पास में है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आपको पता है कि ये क्या काम करता है, हिट्रोफैगी का काम करता है। हिट्रोफैगी का मतलब हो गया कि पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है सेल के अंदर उसको अपन बोलते हैं हिट्रोफैगी। मतलब उसके द्वारा जो भी पिनोसाइटोसिस का मतलब हो गया लिक्विड फॉर्म के अंदर खाना सेल के अंदर जाना, और फैगोसाइटोसिस का मतलब हो गया कि सॉलिड फॉर्म के अंदर खाना सेल के अंदर जाना। तो वो दोनों प्रोसेस जो अंदर खाना जो है सेल के अंदर चला गया है उसको क्या होगा, अपन बोलेंगे हिट्रोफैगी। और हिट्रोफैगी का मतलब हो जाएगा कि उस खाने को खाना, पचाना और उसकी जो रेसिडुअल बॉडीज है उसको बाहर उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या है बाहर निकालने में, ये सारा काम कौन करेगा, लाइसोसोम से करेगा। कभी कभी क्या करता है कि ज्यादा भूख लगने की अवस्था के अंदर या किसी भी तरह, क्योंकि इसका काम डाइजेशन करना है, तो ये क्या करता है अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को क्या करता है, खाना चालू कर देता है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए इसको अपन सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। सो we have been talking about lysosomes, nucleus, ribosomes. Ribosome it is attached with the endoplasmic reticulum, and nuclear envelope is the envelope, Golgi apparatus, plasma membrane, cytoplasm। पूरी की पूरी सेल की अगर अपन बात करें तो सेल को अगर अपन देखें कि जो उसके न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस को छोड़ करके बाहर का पूरा जो लिक्विड होता है वो आपका कहलाता है साइटोप्लाज्म। सेल वॉल वी हैव डन इट, प्रोटेक्शन लेयर, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी स्टोर करता है, प्लाज्मा लैमेला क्या करता है, यहाँ पे अपन ने बताया था कि दो सेल्स को एडजॉइन करने के काम में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया हो चुका अपना। नेक्स्ट राइबोसोम से प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। और राइबोसोम की अगर अपन बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक के अंदर हम देखें तो 70S टाइप का होता है, 70S इन प्रोकैरियोटिक कैसा होता है 70S, और यूकैरियोटिक की बात करें तो ये कैसा होता है 80S। 70S की भी अगर अपन देखें तो अपने पास में दो सब यूनिट होंगी, 50S और 30S, और 80S की अपने पास में किसी होंगी 60S और 40S। S जो स्टैंड करता है यहाँ पर, ये जो S है ये स्टैंड करता है सेवेड वर्ग यूनिट को। दिस S इज स्टैंड फॉर सेवेड वर्ग, S स्टैंड फॉर सेवेड वर्ग यूनिट। सेवेड वर्ग इज अ साइंटिस्ट। तो यहाँ पर राइबोसोम वैक्यूल अपन ने बताया ऑटो बैलेंसिंग वगैरह के लिए प्लांट के अंदर ज्यादा काम करती है। पेरोक्सिसोम्स का अपन ने बताया फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। माइक्रोट्यूब्यूल एनिमल सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं अपन कि गोल्जी अपैरेटस और सेल वॉल के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है प्रोडक्ट्स का, या कोई भी जो लिक्विड है या कोई भी प्रोडक्ट है उसका ट्रांसमिशन कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल से हेल्प करता है। प्लाज्मोडेस्माटा अपन ने बताया पोर्स पाए जाते हैं जो एक सेल से साइटोप्लाज्म के दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं, जिन दोनों के बीच में क्या हो सके
एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल.